में बना चुका हूँ, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, तो आप जाके वहाँ पे पहला वीडियो देख सकते हो। आगे का संवैधानिक इतिहास में मैं बात कर रहा था 1600 से लेकर 1858 ईस्वी के बीच में संविधान संशोधन के लिए लाए गए अधिनियम के बारे में बात कर रहा था, और मैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको कल बता चुका हूँ। और आज में जो दूसरा जो अधिनियम एक्ट जो आया था वो कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो भारतीय संविधान संशोधन की श्रृंखला में दूसरा जो अधिनियम आया था वो कौन सा आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। नमस्कार दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपके पास आए, वीडियो में नया वीडियो सेंड करूं, आपके पास उसका क्या आ जाए, एसएमएस अलर्ट मैसेज आ जाएगा। तो मैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात कर रहा हूं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का दूसरा नाम क्या था? एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम था? एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का दूसरा नाम था एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। एक्चुअल में ये अधिनियम 1781 में लाया। 1781 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब पारित कर दिया गया था इसको? ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको 1781 में पारित कर दिया गया था। परंतु जब ये अधिनियम भारत में जब ये पारित हुआ, तब तक कौन सा ईयर हो चुका था? 1784 ईस्वी हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने इसको 1781 में मंजूरी दी थी, परंतु जब ये भारत में जब लागू किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लागू किया गया, जिसका दूसरा नाम क्या है? एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। इसका आने का उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ये अधिनियम लाने का क्या उद्देश्य था? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंदर जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसको क्या कर दिया गया? इस अधिनियम को लाने का यही उद्देश्य था, उन कमियों को दूर करना। क्या था इसका मेन उद्देश्य? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कमियों को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कमियां रह गई थी, जब अधिनियम जब लाया गया था, तो उसके जो कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। इसके अंदर क्या कहा गया? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम के क्या क्या मेन बातें थी? इसके अंदर जो जिस भी भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस भारतीय भूभाग पर अधिकार था, उसको क्या नाम दे दिया गया? ब्रिटिश भारत नाम दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय भूभाग पर अधिकार वाले क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा गया। क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस भूभाग पर भारत में जहां भी अधिकार कर रखा था, चेन्नई, मद्रास, बंगाल, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश भारत
ब्रिटेन का भारत है, ब्रिटिश इस पे राज करता है, तो उस भूभाग को क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत कहा गया। वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य था, जिसमें कानून लागू करने का कार्य था, और जो वाणिज्यिक कार्य था, जो व्यापारिक कार्य था, उन दोनों को क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के तहत अलग अलग कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वह वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य को पहले एक साथ करके रखा हुआ था। इस अधिनियम ने क्या किया 1784 में, इन दोनों कार्यों को, प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तीसरा क्या था कि भारत के एक नियंत्रण बोर्ड था, 6 सदस्य का एक नियंत्रण बोर्ड हुआ करता था। उसका क्या कर दी, उसको 2 शक्तियां दी गई, नागरिक व राजस्व की सारी शक्तियां भारत के नियंत्रण बोर्ड को दे दी गई। भारत के नियंत्रण बोर्ड को नागरिक व राजस्व शक्ति प्रदान की गई। तो ये 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के 3 विशेषताएं थी। मेन उद्देश्य क्या था इस अधिनियम का, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो भी कमियां थी, जो भी दोष थे, उनको क्या करना था, दूर करना था। और इसकी क्या विशेषता थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय भूभाग पर जहां-जहां अधिकार जमा रखा था अपने, उस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया, ब्रिटिश भारत नाम दिया गया। याद रखना, बहुत बार आ जाता है भारतीय भूभाग को ब्रिटिश भारत कौन से अधिनियम के तहत दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्य हैं, उनको अलग अलग करके नियमित व नियंत्रित कर लिया गया। नियंत्रण में आ गया, नियमित हो गया ये कार्य। तीसरा क्या हुआ, भारत के नियंत्रण बोर्ड के नागरिक व राजस्व शक्ति को क्या, नियंत्रण बोर्ड को नागरिक व राजस्व शक्ति क्या कर दी गई, प्रदान कर दी गई। नियंत्रण बोर्ड में कितने सदस्य थे, नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 6 सदस्यों की टीम नियंत्रण बोर्ड में हुआ करती थी, जिसको क्या दिया गया, नागरिक व राजस्व शक्ति प्रदान कर दी गई। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब मैं बात करूंगा चार्टर अधिनियम 1833 की। चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश भारत को केंद्रीकरण की दिशा में ये सशक्त कदम था। क्या किया गया, ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में ये सशक्त कदम था। इसका उद्देश्य क्या था, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या क्या कदम उठाया गया, ब्रिटिश जो भारत था, जिस भारत पे के भूभाग पे ब्रिटिश का राज हुआ करता था, उसको क्या कहा गया था, ब्रिटिश भारत क्या कहा गया था, कौन से अधिनियम में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो ये क्या है, ब्रिटिश भारत को भारत के
केंद्रीयकरण में, ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण में सशक्त कदम था। क्या हुआ था? ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण में सशक्त कदम था। क्या समझे इससे आप? जैसे मद्रास था, बंगाल था, सबको क्या कर दिया गया? केंद्रीयकरण किया गया, मतलब एकजुट किया गया, एक जगह कर दिया गया। कैसे? कि ब्रिटिश भारत के जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वहां गवर्नर बैठते थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण में सशक्त कदम क्या उठाया? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल, जो पहला गवर्नर जनरल बना, जो पहला गवर्नर जनरल बना पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन से अधिनियम? चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम। क्या किया गया? ब्रिटिश भारत को केंद्रीयकरण में सशक्त कदम उठाया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा क्या था इसका? दूसरा इसका क्या कदम है? मिटारा आगे का। दूसरा जो इसका कदम था, मुंबई व मद्रास के जो गवर्नर थे उनके पास पहले कानून बनाने का अधिकार था, खुद के कानून जनता पे डाल सकते थे। उनसे क्या कर दी गई? वो सारी विधायिका की शक्ति किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को दे दी गई। तो क्या हुआ? मुंबई व मद्रास के गवर्नर की विधायिका शक्ति समझ गए होंगे। जो कानून बनाने के जो नियम थे, शक्ति थी, जो पावर थी, वो किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। भारत के हुआ क्या? इस अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे, उनके जो कानून बनाने की शक्ति थी, वो सारे भारत के गवर्नर जनरल थे। मतलब अब पूरी ब्रिटिश के जो ब्रिटिश भारत है उस पे एक ही बंदे का शासन होगा। वो कौन? बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और पहला भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो मुंबई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका शक्ति किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और क्या किया गया इसके अधिनियम के तहत? व्यापारिक निकाय की शक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय की जो शक्तियां थी, व्यापारिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारी आए थे, उनकी व्यापारिक निकाय को क्या कर दिया गया?
पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये चार्टर अधिनियम 1833 समाप्त होता है। चार्टर अधिनियम 1833 में के अंदर क्या लाया गया, भारत के पूरे जो ब्रिटिश भारत था उसको केंद्रीयकरण की शक्ति का कदम उठाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुंबई व मद्रास के गवर्नर जनरल की विधायिका शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय की शक्ति को किसने समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक नीति निकाय की शक्ति को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब मैं बात करूंगा चार्टर अधिनियम 1853। किसकी बात करने जा रहा हूं, चार्टर अधिनियम 1853। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 1600 से लेकर 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। उसका जो संवैधानिक इतिहास का लास्ट कदम था कौन सा, चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या हुआ, जो भी सिविल परीक्षाएं होती थी, सिविल सेवाएं की जो परीक्षा होती थी उसकी खुली भर्ती की गई। सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाएं, खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई। सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। तो चार्टर अधिनियम 1853 में पहला कदम क्या हुआ, जो सिविल सेवाओं की जो परीक्षा होती थी उसकी खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। प्रशासनिक व वाणिज्यिक कार्य, प्रशासनिक व विधायक कार्यों को क्या कर दिया गया इसमें, चार्टर अधिनियम 1853 में ब्रिटिश भारत परिषद के ब्रिटिश भारत परिषद के प्रशासनिक व विधायिका कार्य को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग। तो चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ, सिविल सेवाओं की जो खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई और ब्रिटिश भारत परिषद के जो प्रशासनिक और विधायक जो डिपार्टमेंट होते थे उनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक व वाणिज्यिक कार्यों को कब अलग अलग कर दिया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर ही अलग अलग कर दिया गया था। और इस बार क्या किया, प्रशासनिक व विधायक कार्यों को अलग कब किया गया, चार्टर अधिनियम 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए ये लास्ट अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1853। अब 1858 में क्या हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम आ गया था, जो जिस टाइम पे क्या हो गया था, पूर्ण रूप से भारत में किसका अधिकार हो गया था, ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था पूरे भारत को। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व से भारत पूर्ण रूप से मुक्त करके ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दी थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते हुए कितने अधिनियम आए, 4 अधिनियम आए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य बात क्या थी, केंद्रीयकरण की दिशा में ये प्रथम सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या हुआ था,
कि ब्रिटिश भूभाग 1784 में क्या हुआ था, ब्रिटिश भूभाग जो था, भारतीय भूभाग पर जहां ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था उसको क्या बना दिया गया, ब्रिटिश भारत कहा गया। तो ये सब पॉइंट्स, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने परीक्षा की दृष्टि से सारे बता दिए हैं। अब जब अपन कल पढ़ेंगे तो वो भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, वो ब्रिटिश सरकार के भी जो संवैधानिक सुधारों में जो कदम उठाए गए वो सारे अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सभी भाई लोगों को रिक्वेस्ट कर